चलिए बात कर लेते हैं उस महंगाई की जो शायद किसी के काबू में नहीं है। गर्मियों का मौसम आने वाला है, लेकिन उससे पहले महंगाई का मौसम आ गया है। एल्युमिनियम, लोहे, कॉपर की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से इन गर्मियों में कूलर, एसी और फ्रिज खरीदने के लिए जेब अब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। कूलर के रेट में 500 से 600 रुपये का फ़र्क आया है। पिछले साल की तुलना में इलेक्ट्रिक चीज़ों के दाम 10 से 15% ज़्यादा बढ़ गए हैं। वैसे तो अमूमन हर साल 2 से 5% की महंगाई बढ़ती है, लेकिन इस बार ये महंगाई 3 गुना तक बढ़ गई है। उधर बात करते हैं सोने की, तो सोने ने तो नींद ही उड़ा दी है। देश में सोने का 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया है। दाम पिछले 15 दिनों में सोने की कीमतों ने 8% तक का उछाल मारा है। ऊंची कीमतों के चलते लोग ज्वेलर्स को दिए अपने ऑर्डर्स तक कैंसिल कर रहे हैं। कई लोग महंगे सोने के चलते अपनी शादियों की तारीखें भी आगे बढ़ा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दक्षिण भारत में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते करीब 15 से 20% शादियों की तारीखें आगे बढ़ा दी गई हैं। अब बात करते हैं घरों की। घर बनाना भी काफ़ी महंगा हो गया। एक हफ्ते के अंदर ही प्रति क्विंटल सरिया के दाम 500 रुपये बढ़ गए हैं। सीमेंट के दाम में 5 से 12 रुपये प्रति बोरी की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ईंट, रेत की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। और अंत में डीजल और पेट्रोल की अगर बात करें तो डीजल और पेट्रोल को लेकर तो लगातार मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। कभी भी इनके दाम बढ़ सकते हैं, यानी कि हर चीज़ महंगी हो गई है। और ये महंगाई का एक ट्रेलर है, क्योंकि रूस यूक्रेन में अगर हालात बिगड़े तो महंगाई की डरावनी पिक्चर अभी बाकी है। तो महंगाई का प्रहार चारों ओर से हो रहा है। घर बनाना भी महंगा हो गया है, सोना भी महंगा हो गया है, और गर्मी आ रही है। लोग सोच रहे होंगे कि हमें फ्रिज, कूलर या एसी खरीदना है, तो उनकी को भी दिक्कतें हैं। क्रूड की कीमतों में आई ज़बरदस्त उछाल का असर सीमेंट की कीमतों पर भी पड़ा है। लागत बढ़ने की वजह से उत्तर भारत में सीमेंट के दाम 5 से 12 रुपये बोरी बढ़ गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, कितनी कीमतों में उछाल आया और क्या इससे भी और आगे बढ़ सकता है? कच्चे तेल के बढ़ने के कारण जो है सीमेंट स्टॉक्स पे भी जो है दबाव देखने मिल रहा है, और उसके कारण प्राइस हाइक्स जो है ऑल अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनीज़ के बारे में, तो उत्तर भारत में देखा जाए तो जो सीमेंट के जो भाव है लगभग 5 से लेकर 12 रुपये प्रति बोरे तक जो है अभी तक रिसेंटली बढ़ा दी गई। इसमें जो कंपनीज़ बढ़ाए हैं उसमें ACC हैं, JK सीमेंट है, हाइडेलबर्ग सीमेंट है, जिन्होंने दाम बढ़ाए हैं। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की, तो ये जो आपके जो मार्केट लीडर है इनने भी अनाउंस किया कि उनकी जो प्राइसेस है उसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। अगर अंबुजा सीमेंट की बात करें तो वो भी जो उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में जो उन्होंने दाम बढ़ाई। और आंकड़ों की बात करें तो स्टार सीमेंट में जो जनवरी के महीने में जो सबसे रीसेंट डेटा आई थी, वहाँ पे लगभग 3 से लेकर 4% थ्रू आउट द जोग्राफीज में दाम बढ़त देखी गई। और रामको सीमेंट्स भी रहेगा फोकस में, जहाँ पे उनके चारों रीजन्स में हमने एवरेज में लगभग 15 से लेकर 40 रुपये प्रति बोरे की जो है प्राइस इंक्रीज देखने मिली। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सीमेंट कंपनी के जो दाम बढ़े हैं इसके इम्पॉर्टेंट रेशियोज क्या है। तो सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम है 2022 में आप देखें तो लगभग 60% का उछाल देखने मिला है। उसके कारण जो है रॉ मटेरियल प्राइसेस में थ्रू आउट द वैल्यू चेन में जो है आपको देखने मिली है रॉ मटेरियल प्राइस की इंक्रीज। इसके अलावा जो कुल कॉस्ट बास्केट देखें तो लगभग 30% हिस्सा जो है आपकी धुलाई और फ्यूल के खर्चे में आती है। और अगर डीजल की 1% की महंगाई हो जाती है तो जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चे माल है, वो ऑलमोस्ट 0.5% बढ़ जाती है सीमेंट कंपनीज के लिए। लेकिन इम्पैक्ट क्या है, तो इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनके जो है कॉस्ट ओवररन्स हो सकते हैं, एस्केलेशन हो सकती है, उसके कारण इंफ्रा प्रोजेक्ट्स डिले भी हो सकते हैं। तो ये एक जो है फैक्टर रहेगा। इसके अलावा जो है रियल एस्टेट कंपनियां जो ऑफकोर्स डिमांड अच्छी है लेकिन जो पास थ्रू कर सकती है, बिकॉज उनके जो सीमेंट है वन ऑफ द की रॉ मटेरियल्स लगेंगे, तो रियल एस्टेट और इंफ्रा ज़रूर प्रेशर में रह सकता है। और बोफा सिक्योरिटीज़ ने जो है एक आंकड़ा निकाला है कि जो डीजल की जो 5% महंगाई अगर होगी तो कंपनियों की मार्जिन पे लगभग जो ऑपरेशनल मार्जिन है उस पर 0.5% मार्जिन का दबाव देखने मिल सकता है। चलिए इस बारे में और बातचीत करने के लिए और हमें और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। अरुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जिस तरीके से आप ग्लोबल हालात देख रहे हैं,
क्या बस इतनी ही होगी महंगाई है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं? पहला सवाल तो सबका यही है कि बस अब बहुत हो गया, कि इसके ऊपर भी हम देख सकते हैं कि दाम बढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि अभी तो कच्चे तेल वगैरह पे पाबंदी लगी नहीं है पूरी तरह से। कल ही अमेरिका ने अनाउंस किया है, और गैस तो उसी तरह सप्लाई हो रही है। तो सप्लाई डिमांड में इतनी जल्दी कैसे ये परेशानी आ गई है? मुझे लगता है स्पेकुलेशन बहुत चल रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तेल की, जैसे BP है, शेल वगैरह है, उनके अपने अंदर ट्रेडिंग कंपनियां भी होती हैं, और उन्होंने स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया है। तो पहले से ही महंगाई तेज कर दी है। अब आने वाले समय में रूस कह रहा है कि अगर आप पाबंदी और लगाते हैं और हम गैस प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, तो फिर जो ये $300 तक पहुंच सकता है कच्चे तेल वगैरह का दाम। तो यानी कि अभी अनिश्चितता बनी हुई है, स्पेकुलेशन चल रहा है। जिनके पास पैसा ज्यादा है कंपनियों पे, वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं। और जैसे कि अभी गेहूं के दाम बढ़े हैं, तो जो गेहूं की सप्लाई है वो जो बाधित हो रही है यूक्रेन और रूस से। फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। कई मेटल हैं जैसे निकल वगैरह है, वो जो रूस उसका बहुत सप्लाई करता है। वहां पे जो लगता है इस समय जो स्पेकुलेशन चल रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं होना चाहिए था कि दाम एकदम से $100 $1,00,000 जो पर टन पहुंच जाए। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि अभी स्पेकुलेशन चल रहा है। कितना स्पेकुलेशन चलेगा वो निर्धारित करेगा कि आगे आने वाले समय में कितने दाम और बढ़ेंगे। जो आपने सर बात कही क्रूड को लेकर, सर कल भी हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर रशिया अपनी सप्लाई बंद कर देता है तो कहीं ये बात हुई कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा बढ़ा सकती हैं, यूएस और ईरान से थोड़ा बहुत सप्लाई आ सकती है। तो मान लीजिए अगर रशिया वाकई में बढ़ा देता है, ख़त्म कर देता है अपनी सप्लाई, तो क्या प्लान बी है दुनिया के पास कि $300 तक क्रूड ना जाए सर? प्लान बी असल में रूस जो सप्लाई करता है 10%, उसका बहुत जल्दी से पूर्ति करना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ईरान है, वो 1 मिलियन बैरल्स तो सप्लाई कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा सप्लाई करने में उसको समय लगेगा। वेनेजुएला अब मार्केट में आ रहा है, जो यूएस कह रहा है कि वेनेजुएला भी मार्केट में आ सकता है। वो शायद 2 मिलियन बैरल्स सप्लाई कर सकता है। अमेरिका से कुछ सप्लाई बढ़ सकती है, सऊदी अरेबिया से कुछ बढ़ सकती है, लेकिन पूरा जो 10% की कमी है वो एकदम से बहुत ज्यादा जो कमी हो जाएगी, उसकी पूर्ति करना मुझे लगता है मुश्किल होगा। पर मुझे नहीं लगता कि रूस भी अभी रोकना चाहेगा सप्लाई। जब तक चल रहा है वो चलाएगा। जैसे कि शेल ने कहा कि हम रूस की कंपनियों से हाथ खींच लेंगे, पर लेकिन अभी तो मार्केट में तो खरीद रहा है रूस का सप्लाई। और वो अब उसने कल कहा कि हम प्रतिबंध लगा देंगे, अब हम नहीं खरीदेंगे, पर अभी तक तो खरीद रहा था। फिर अंडरग्राउंड मार्केट डेवलप हो जाता है इन चीजों में। जैसे कि ईरान का जब प्रतिबंध लगाया तो फिर भी अंडरग्राउंड मार्केट तो चल ही रहा था। तो ये तरह तरह से ये चीजें चलती रहती हैं। आपने देखा जब आईसिस था तो इराक में वो अपना सप्लाई कर ही रहा था, हालांकि प्रतिबंध पूरा आईसिस के ऊपर लगा हुआ था। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी ऐसा नहीं जो स्थिति आई है कि तुरंत इतने ज्यादा दाम बढ़े। हाँ, अगर युद्ध की स्थिति चलती रहती है, तनातनी बहुत ज्यादा और बढ़ जाती है, तो कह सकते हैं कि शायद कमी हो जाए। पर मुझे लगता है ये सारा स्पेकुलेशन का खेल अभी चल रहा है। तो सर अगर हम रशिया और यूक्रेन की बात करें तो देखिए, पैलेडियम की बात तो हो गई, निकल की बात हो गई, नियॉन गैस की बात हो गई, ये तो सब चीज़ें ही हैं। लेकिन ट्रेड रूट पे किस तरीके से असर पड़ता है, सप्लाई चेन पे बाकी और चीज़ों में किस तरीके से रशिया और यूक्रेन और उनके जो आसपास का एरिया है ब्लैक सी, उसके एक्सेसिबल ना होने का भी कितना असर पड़ेगा दुनिया पर और सप्लाई पर पूरी? वो बात है कि ब्लैक सी से अगर सामान नहीं निकल पाएगा तो जो उनके लिए बाकी जो बचता है, आर्कटिक रूट बचता है या पैसिफिक रूट, वहां से सप्लाई इतनी आसानी से नहीं आ पाएगी। तो इन चीजों पे असर पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि अभी तो इतना जो कोई असर हुआ नहीं है शुरू, क्योंकि अभी तो जो स्टॉक्स थे वो तो स्टॉक्स तो बाकी बचे हुए थे। तो ये तो आगे स्पेकुलेशन किया जा रहा है कि ऐसा आगे हो सकता है। पर अगर सभी समझिए ये युद्ध रुक जाता है अगले हफ्ते 10 दिन में, तो ऐसा कोई जो इतना ज्यादा दाम बढ़ने की कोई वो नहीं होना चाहिए था। तो ये जो स्थिति है, ये इस समय तो स्पेकुलेटिव सारी चल रही है। और आने वाले समय में ये निर्भर करेगा कि आगे युद्ध किस प्रकार से चलता है। वो बढ़ जाता है, युद्ध की स्थिति बढ़ती है, सैंक्शंस और ज्यादा तेज जाते हैं, तब हाँ
कह सकते हैं कि कुछ शॉर्टेजेस अगले महीने से आनी शुरू हो जाएंगी और सप्लाई चेन में जो परेशानियां हैं वो बढ़ेंगी। अगर टर्की खासकर जैसे यूक्रेन टर्की को कह रहा है कि आप रोक दीजिए वहां पे बॉस्फोरस स्ट्रेट वगैरह पे, तो फिर जो और परेशानी बढ़ सकती है और वो फिर युद्ध और ज्यादा तेज हो जाएगा। फिर और ज्यादा क्या क्या आगे चल के होगा वो अभी से कहना कठिन है। पर हाँ, डेंजर है, लेकिन अभी वो डेंजर अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। जैसा कि आपने कहा सर कि अभी जो दाम बढ़े हैं वो स्पेकुलेशन की वजह से बढ़े हैं, तो क्या अगर, क्योंकि आज भी ये बात हुई कि यूक्रेन का ये बयान आया कि हमें नेटो में नहीं जाना है अब, जो कि रशिया की बहुत बड़ी डिमांड थी बातचीत चालू करने के लिए और जो पूरा पॉइंट ऑफ कंटेंशन था, तो ये उम्मीद शायद तक लगाई जा रही है कि एक सीज़फायर हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, क्योंकि जो एक मेन डिमांड थी रशिया की। तो क्या अगर ये स्पेकुलेशन में दाम बढ़े हैं और ये मालूम पड़ता है कि अब यहाँ से युद्ध रुक जाएगा, और क्या आपको लगता है सैंक्शंस भी हैं वो भी खोल दिए जाएंगे, या आपको लगता है ये जो सैंक्शंस की लड़ाई है, जो फाइनेंशियली रूस को तोड़ने की लड़ाई, जिससे कि पूरा इम्पैक्ट आसपास पड़ रहा है हम सब पे भी, महंगाई का, उस पर भी असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि सैंक्शन फिर इतने तेज नहीं रह जाएंगे। जरूर अमेरिका और यूरोप वगैरह कहेंगे कि हम प्रतिबंध लगाएंगे अब, लेकिन जैसे कि यू है, यूरोप है, उसको जरूरत है गैस की, उसको कच्चे तेल की जरूरत है, तो इसलिए अभी तक प्रतिबंध नहीं लगा रहे थे। अमेरिका ने प्रतिबंध अब लगाया है, लेकिन अमेरिका तो खुद सरप्लस है, वो तो एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए उसके मतलब ऐसा नहीं कि वो रूस से बहुत ज्यादा तेल लेता है या उसका सब्स्टिट्यूट उसके पास नहीं है, या शेल गैस तेज नहीं हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि अभी ये सब जो क्रिटिकल चीजें हैं जो रूस पे से निकल के आती हैं, जैसे आपने कहा पैलेडियम है, निकल है, पर बाकी और चीजें हैं, मेटल्स हैं, तो ये मुझे लगता है कि इन पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। प्रतिबंध अगर लगाया जाएगा तो एक सिंबॉलिक प्रतिबंध होगा कि आपने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर, तो इसलिए अगर एक बार समझौता हो जाता है तो मुझे लगता है ये जो बहुत सारे जो अभी लगाए जा रहे हैं प्रतिबंध वो भी कम हो जाएंगे, या पूरी तरह से नहीं लगेंगे, या वो उनके जो क्रिटिकल चीजें हैं वो आती रहेंगी। कुछ और चीजों पे हो सकता है कि प्रतिबंध लग जाएं, जैसे स्विफ्ट है, स्विफ्ट पे प्रतिबंध लगने का मतलब है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उस पर असर पड़ता है। और फिर रूस का SPFS है, चाइना का CIPS है, उसका भी इस्तेमाल करके रूस अपना ट्रेड जारी रख सकता है। और चीन को बहुत जरूरत है एनर्जी वगैरह की, तो रूस चीन को सप्लाई कर सकता है, और वो जो सप्लाई वहां पे करेगा तो चीन बाकी जगह से कम सप्लाई लेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी ये क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार से, इसीलिए मैंने कहा अनिश्चितता का दौर है। अभी इतना दाम बढ़ने नहीं चाहिए थे, जो बढ़ गए हैं वो स्पेकुलेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, और क्या आने वाले 10 दिन में होने वाला है या 1 महीने में होने वाला है, उसकी अभी कुछ समझ ठीक से नहीं है। आखिरी सवाल मेरा सर आप कि अगर मान लीजिए आज हम ये माने कि युद्ध रुक जाता है, तो क्योंकि जो दाम स्पेकुलेशन में बढ़े हैं वो उतनी ही तेज़ी से गिर जाएंगे, क्योंकि सप्लाई आप कह रहे हैं कि अभी तक हिट नहीं हुई है, कि ये फियर जो ज़्यादा है सप्लाई हिट होने का, जिसके दाम बढ़े हैं? हाँ, मेरा मानना है कि उतनी ही तेजी से ये दाम गिरेंगे भी, क्योंकि जब एक ये युद्ध की स्थिति है जहाँ पे कि सब लोग कह रहे हैं कि सैंक्शन इतने अनप्रेसिडेंटेड सैंक्शन लगा दिए हैं, पर वो सैंक्शन किस प्रकार के हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ऑयल और गैस पे उनके सैंक्शन नहीं लगाते तो उनका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग चलता रहेगा। और जो आपने उनके जो कहा कि हम जो कैपिटल फ्लोज पे प्रतिबंध लगाएंगे या टेक्नोलॉजी पे प्रतिबंध लगाएंगे, तो टेक्नोलॉजी का असर तो काफी समय तक उसका असर होने में टाइम लगेगा। और जो फाइनेंशियल फ्लोज हैं वो, जैसे मैंने कहा कि रूस के पास और भी रूट्स हैं जिसके द्वारा वो अपना ट्रेड चला सकता है, और चीन एक बहुत बड़ा उनका सपोर्टर है। तो जब तक चीन की सपोर्ट रहेगी तो चीन के पास सरप्लस डॉलर भी बहुत ज्यादा हैं, और वो जो ट्रेड वहां पे उनको वो चाहिए भी एनर्जी वगैरह, तो इसलिए रूस भी अपना काम चलाता रहेगा। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा असर सैंक्शंस का नहीं होने वाला है, और युद्ध अगर रुक गया तो फिर दाम उतने ही तेजी से गिरने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले तो युद्ध है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि पूरी दुनिया में अमन शांति हो, और जिस तरीके से दाम बढ़े हैं वो भी अब समय के साथ ये दाम कम होते जाएं। उसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहें ET Now स्वदेश।